हेलो बच्चों। और कैसा चल रहा है? उम्मीद है सारे अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से जेई मेन जेई एडवांस की तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। तो उन्हीं को कंटिन्यू रखते हुए आपको क्या करना है, हमारे इस वरदान सीरीज को कंटिन्यूअसली फॉलो करना है। और जिस तरीके से छोटे छोटे टिप्स वाइज छोटे छोटे लेक्चर से आपके अच्छे अच्छे मार्क्स बिल्डअप हो रहे हैं, उसी को कंटिन्यू रखते हुए आज हम बाइनोमियल थ्योरम में वरदान सीरीज लेके आए हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम बच्चों बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है। इवन उनके लिए भी फायदेमंद है जो इस साल 11th में है, 12th में जा रहे हैं, क्योंकि स्कूल सिलेबस से ये हट चुका है इस साल के 11th होम एग्जाम के लिए। ठीक है, तो वो भी आपको ध्यान देना है। तो बाइनोमियल थ्योरम में देखो क्या होता है कि बाइनोमियल थ्योरम इसमें किस तरीके से किस सेगमेंट से लास्ट 5 to 10 ईयर्स में क्वेश्चन आए हैं वो आपको देख लेना है। तो इसमें जैसे देखते हैं सबसे ज्यादा 38% जो है बच्चों वो जनरल एंड मिडिल टर्म पर बेस्ड है। जनरल एंड मिडिल टर्म यानी ये प्योर एनसीईआरटी में दिया हुआ है। जनरल एंड मिडिल टर्म एनसीईआरटी इसी पर बेस्ड है। फिर उसके बाद 26% जो है वो बाइनोमियल कोएफिशिएंट पर है, जिसका नामो निशान थोड़ा सा नाम है एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन 26% उससे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो और उसके बाद 17% जो है वो एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल पर, यानी देखा जाए ये 3 सेगमेंट 1 2 3 सेगमेंट से ही मोर देन 70% 75% तो आ जा रहे हैं इन तीन को मिलाने से ही। इसका मतलब यदि हम हाफ एन आवर में इस पर बेस्ड एक एक क्वेश्चन भी कर लें कंसेप्ट वाइज, कंसेप्ट को रिकैप वाइज, तो हमारे 1 मार्क्स तो यानी एक क्वेश्चन तो पक्का हो जाएगा, है कि नहीं? यानी 4 नंबर तो बाइनोमियल थ्योरम में कहीं नहीं गया, वो हमारे पास आ गया। चलो क्या करते हैं, जनरल एंड मिडिल टर्म। तो जनरल एंड मिडिल टर्म क्या होता है बच्चों? कोई भी बाइनोमियल होता है, ये लिया गया है कंसेप्ट। जैसे आपने नर्सरी में a प्लस बी का होल स्क्वायर किया था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर आपने a प्लस बी का पावर 3 किया, पावर 4 किया, पावर 5 किए, यानी जनरल पावर के लिए ये दिया गया। ठीक है, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म, ठीक, उस पर कोई भी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर है तो बाइनोमियल थ्योरम में आता है। एक्सपेंशन भी हो सकता है यदि नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर पावर है तो। ठीक है, तो हमें ज्यादातर क्या करना है, बाइनोमियल थ्योरम यानी x प्लस वाई 2 टर्म हो गए, इस पर पावर कोई भी नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर बोल दो, ले लिए। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर को कैसे लिख सकते हो, a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी a का पावर डिक्रीज हुआ 2 से 0, b का पावर इंक्रीज हुआ 0 से 2। तो उसी तरीके से हम यहाँ कॉम्बिनेशन को यूज करते हुए एन सी नॉट एक्स का पावर n ले लिए, एन सी वन एक्स का पावर n माइनस 1 y ले लिए, एंड सो ऑन। इसको ध्यान में रखते हुए यदि हम बच्चों ये सोचें कि देखो एक का पावर डिक्रीज हो रहा है कंजिक्वेंटली, दूसरे का पावर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो होते 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 ये आ जाएगा एन सी एन वाई टू द पावर n। ठीक, यानी नंबर ऑफ टर्म्स आ गया n प्लस 1। जैसे कि पावर 2 होता है तो 3 टर्म राइट हैंड साइड में आते हैं। ठीक है, तो ये एक डायरेक्ट याद रखना है। यदि हम माइनस लेते हैं तो जहां जहां प्लस y है वहां वहां माइनस y हो जाएगा। तो एन सी वन एक्स टू द पावर n माइनस 1 y प्लस एन सी टू एक्स टू द पावर n माइनस 2 वाई स्क्वायर, है ना, माइनस एंड सो ऑन। इस तरीके से हम ले सकते हैं। ठीक है, तो कुछ भी अलग नहीं है, सीधे इन दोनों को ऐड कर सकते हो, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, नंबर ऑफ टर्म्स देख सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन इससे हम कर सकते हैं बच्चों। जनरल टर्म ये सबसे, है ना। तो यहां हमें क्या याद रखना होता है, जनरल टर्म एक बोला जाता है, यानी ऐसा कौन सा टर्म है जिससे कोई भी टर्म दिया जा सकता है, तो उसको बोलते हैं जनरल टर्म, यानी r प्लस 1th टर्म। तो r प्लस 1th टर्म ही क्यों लिया गया? जब हम फर्स्ट टर्म ले रहे थे तो यहाँ एन सी नॉट था, थर्ड टर्म ले रहे थे तो एन सी 2 था,
नाइन्थ टर्म लेंगे तो NC 8 होगा। तो R प्लस 1th टर्म लेंगे तो हमें सबसे अच्छी जगह क्या लगती है, NCR। तो NCR तो R प्लस 1th टर्म में आ रहा था, इस वजह से NCR लाने के लिए ये जनरल टर्म लिया गया। ठीक है, NCR x टू द पावर n माइनस r y टू द पावर r। ये जो जनरल टर्म है यानी R प्लस 1th टर्म, बेसिकली सारा चीज लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, यानी फ्रॉम बिगिनिंग जा रहे हैं। ठीक है, एंड से हम नहीं बोल रहे हैं, एंड से टोटल माइनस उतना -1 कर दोगे तो वो एंड से भी आपके कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक जनरल टर्म है, सबसे ज्यादा यूज होगा, सबसे ज्यादा यूज होगा बच्चों। अब एक होता है मेडिकल बोल रहे हैं, मिडिल टर्म्स। मिडिल टर्म्स में क्या होता है कि मान लिया जाए हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता है, सपोज नंबर ऑफ टर्म्स है 19, यदि पावर में 18 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 19 हो गए, तो 19 डंडे लिख लो। देखो कौन सा डंडा बीच में आ रहा है, तो हर कोई जान रहा है 10th डंडा बीच में आ रहा है, तो 10th टर्म विल बी इट्स मिडिल टर्म। नंबर ऑफ टर्म 18 आ गया, नंबर ऑफ टर्म्स 18 आ गया बच्चों, तो उसके कौन से दो डंडे बीच में होंगे, तो 9th टर्म और 10th टर्म। तो इस तरीके से हम अंगुली का भी यूज करके, डंडे की जरूरत नहीं है, हम मिडिल टर्म बता सकते हैं। यानी पावर में इवन है तो एक मिडिल टर्म, पावर में ऑड है तो 2 मिडिल टर्म्स, इस तरीके से ले सकते हैं, है ना। जैसे यदि मिडिल टर्म में फॉर्मूले आपको नहीं याद रखना है बच्चों, लाइक यदि हम लें कि x² प्लस 4/x टू द पावर 20 है, इसका मिडिल टर्म्स बताना है, कोई भी बता देगा, बहुत आसान हो जाएगा। क्यों, पावर में 20 है, नंबर ऑफ टर्म्स 21 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स यदि 21 है तो मिडिल टर्म कौन सा टर्म होगा, 11th टर्म ना। तो इसका मिडिल टर्म यदि हम बात करें तो ये आ जाएगा 11th टर्म। तो 11th टर्म का मतलब हो जाएगा 20c10 x² का पावर 10, चूंकि यहां x² जो है वो x जैसा है, और 4/x का पावर 10। अब इसको और आगे सिंप्लीफाई आप चाहो तो कर सकते हो, 20c10 तो 20c10 में ही रहना होगा, क्योंकि इसको कौन सिंप्लीफाई करेगा, है ना, ये तो बहुत लेंदी हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये उसी के टर्म्स में रहने देना है। हाँ, x से x कैंसिल आउट कर सकते हो, ऊपर में x का पावर 20 है, नीचे में x का पावर 10 है, तो x का पावर 10 बच जाएगा, इंटू 4 का पावर 10 तो है ही। तो जनरल और मिडिल टर्म बहुत आसान कंसेप्ट है बच्चों, बहुत ही आसान कंसेप्ट है, और इससे क्वेश्चन देखो 38% रेंज में आए हुए हैं, यानी एक छोटे से सेगमेंट से। वैसे तो ये टॉपिक ही बहुत छोटा है बच्चों, सबसे छोटे टॉपिक्स के क्वांटिटी में ये एक आता है ना। चलो आगे चलें, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो IIT में आया हुआ है बहुत आसान बच्चों, है ना। सिंपल होता क्या है, बाइनोमियल हम क्यों स्टडी करते हैं बच्चों, बाइनोमियल का मतलब बहुत सारे टर्म होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, टर्म होते हैं, उसमें से किसी एक पर्टिकुलर को हमेशा हमें सेलेक्ट करना होता है। जैसे बहुत सारे टर्म का मतलब लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं, हम वो भी कर सकते हैं, 20-25 लाइफ के ऑप्शंस होते हैं, लेकिन पिक किसी एक या मैक्सिमम 2 को करते हैं। बहुत कम लोग ऑलराउंडर होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं, और वो किसी भी एक पर्टिकुलर में उतने ज़्यादा वो भी फेमस नहीं होते हैं जो एक आइसोलेटेड होता है ना, एक फील्ड में। तो यहां पर हमें क्या करना होता है, बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे टर्म्स है, उसमें से किसी एक को पिक कर लेना है, दैट इज डिल्ट इन बाइनोमियल। और इस वजह से इसका यूज P&C में भी बहुत होता है कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जो हमें चाहिए वो देख लेते हैं किन किन ऑप्शंस में वो कोफिशिएंट आ रहे हैं। ठीक है, चलो इसमें देखते हैं ये क्वेश्चन। जैसे ये है 13 टर्म्स, 1 + t² का पावर 12 दिखाई दे रहा है ना, ये है 13 टर्म, ये 2 टर्म है, ये 2 टर्म है, पूरे में हमें बताना है कोफिशिएंट ऑफ t का पावर 24। तो हमारे पास है 1 + t² का पावर 12,
ये तो दो दो टर्म है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 प्लस T12 प्लस T24 प्लस T36, यही ना, ये आ रहा है। अब देखो ये चारों टर्म इनके साथ मल्टीप्लाई होगा मल्टीप्लाई, लेकिन हमें ध्यान ये देना है कि t का पावर 36 किसी भी हाइयर पावर या उससे आसपास, उससे जस्ट इक्वल वाले पावर से मल्टीप्लाई होके t का पावर 24 तो नहीं देगा ना, इसलिए ये तो खत्म हो गया है ना, दिस कैन बी नेग्लेक्टेड, है ना। तो अब इसको भी लिख लेते हैं। तो दिस इज 1 प्लस टी स्क्वायर, जो हाइयर पावर आ जाता है उसको आप ऐसे भी हटा सकते हो, 36 था ना, हमने 26 लिख दिया है ना, इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर का होल पावर। तो इसको आप सिग्मा में लिख दो, तो ये आ गया 12CR टी स्क्वायर का पावर r आया ना, और जहां r 0 से लेकर n तक यानी 12 तक जा रहा है, यही हो गया ना। ये सारा मल्टीप्लाई होगा इसके साथ। अब देखो 1 को, यानी हमें कोफिशिएंट ऑफ x का पावर यानी t का पावर 24 चाहिए बच्चों, है ना। तो 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी टी स्क्वायर लिख दिए, t का पावर 12 था, है ना। सो कोफिशिएंट ऑफ t टू द पावर 24 क्या हो जाएगा, देखो t का पावर 24, ये बताओ 1, ये जो 1 है ये सारे 13 टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो अब हम सारे मल्टीप्लाई करके तो नहीं लिखेंगे ना, हमें केवल उससे मतलब होना चाहिए जिससे पूछा हुआ क्वेश्चन का हम आंसर बता सकें। बस हमने ऑलरेडी आपको सबको बताया है, 11th 12th या जब तक पास नहीं हो अच्छे कॉलेज के लिए बी प्रोफेशनल, पास होने के बाद इमोशनल हो जाओ। हमें केवल और केवल वो टर्म लेना है जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो 1 को किनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, t के पावर 24 के साथ, तभी को t का पावर 24 आएगा। तो ये t का पावर 24 कब आएगा, जब r इज इक्वल टू 12 होगा, r इज इक्वल टू 12 होगा। तो ये आ गया 1 इंटू 12C12 प्लस, ये 1 का काम खत्म हो गया। अब t का पावर 12 है, t का पावर 12 कितने के साथ, मतलब t का पावर 12 t के कितने पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा कि t का पावर 24 आ जाएगा, बता सकते हो ना। t का पावर 24 लाना है, t का पावर 12 है, तो t का पावर 12 से मल्टीप्लाई करोगे तभी ना t का पावर 24 आएगा। तो इसका मतलब हमें यहाँ r 6 लेना है, तभी तो 2r 12 आ जाएगा। तो ये आ गया 1 इंटू 12C6, ठीक, प्लस अब t का पावर 24 तो t का पावर 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ r 0 यानी 12C0, ठीक। अब t का पावर 36, t के पावर 36 को t के पावर -12 के साथ मल्टीप्लाई होना होगा, लेकिन -12 तो यहाँ पावर आएगा ही नहीं, यानी ये बेचारा ऐसा कोई टर्म नहीं दे पाएगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कोफिशिएंट। तो 12C12 क्या होता है बच्चों, 1 प्लस ये 12C6 और प्लस 1, यानी आंसर क्या आ गया 12C6 प्लस 2, ये आ गया आपका आंसर। देखो कितना आसान है, IIT 2003 में आया हुआ है, और इसी तरह के क्वेश्चन बच्चों जेईई मेन में 2-3 बार आ चुके हैं। थोड़ा सा डेटा मॉडिफाई रहता है, बस इसीलिए यहाँ पर हम इसने जेईई मेन का नहीं लिखते हैं, बाकी है बहुत आसान, ठीक है। तो इस वजह से ये एक्सप्रेशन लिखो और मल्टीप्लाई करके। तो बेसिकली सबसे ज़्यादा इसी कंसेप्ट को यूज करने के लिए ये पूरा का पूरा टॉपिक्स दिया गया है। बाकी देखो कोई टॉपिक दिया जाता है तो उसका कुछ पर्पस होता है ना। तो मेन पर्पस बाइनोमियल का यही है कि बहुत सारे लाइफ के ऑप्शन, बहुत सारे टर्म के ऑप्शन में से किसी एक को या कुछ को ही पिक करना है जो रिक्वायरमेंट है कि नहीं। चलो आगे देखते हैं। दूसरा वरदान जो है, वरदान 2, बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है बच्चों। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, थोड़ा सा 1-2 टर्म नाम लिखा हुआ है, तो इसमें करना कुछ भी नहीं है। बाइनोमियल कोफिशिएंट मतलब NC0, NC1, NC2 इस तरीके से, है ना। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट बोलते किसको है,
NC0 हो गया, NC1 हो गया, NC2 हो गया, दीज आर, है ना। तो इसमें करना क्या है, 1 + x टू द पावर n ले लिए, ठीक है, 1 + x टू द पावर n ले लिए। तो इसका फॉर्मूला तो याद है, NC0 + NC1x NC2x² एंड सो ऑन NCn x टू द पावर n ले लिए, ठीक है। तो ये एक बहुत वेरी यूजफुल है ना लाइन, बहुत ज्यादा यूजफुल लाइन है ये वाला। होता क्या है, बाइनोमियल कोफिशिएंट का समेशन चाहिए, बाइनोमियल कोफिशिएंट अल्टरनेट साइन में समेशन चाहिए, बाइनोमियल कोफिशिएंट के साथ कोई डिजिट मल्टीप्लाई हो रहा हो, बाइनोमियल कोफिशिएंट के साथ कोई डिजिट डिवाइड हो रहा हो, रेगुलर सिमेट्रिकल, है ना, ऐसा नहीं किसी से भी कुछ भी डिवाइड कर दिया। तो इसमें कुछ स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन, स्टैंडर्ड नोटेशन हमें याद रखना है ना, वो आपको ध्यान देना है बच्चों। स्टैंडर्ड फॉर्मूले होता क्या है, एक होता है NC0 यानी सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट, है ना, यही सब आगे ना P एंड C में भी यूज हो जाता है बच्चों। दिस इज इक्वल टू 2 का पावर n, याद होगा, उम्मीद है सबको याद होगा, है ना। NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 एंड माइनस, ये अल्टरनेट कहां तक जाएगा, ये n पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये हो गया 0, यानी यहां से NC0 प्लस NC2 NC4 यानी इवन वाले इज इक्वल टू ऑड वाले लिख देते हैं, NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 एंड सो ऑन, दिस इज इक्वल टू आधा आधा हो गया, यानी 2 का पावर n-1, ये यानी 0 से लेकर लास्ट तक जा रहा है, तो ये याद रखना है। इसके अलावा कुछ कुछ और याद रख लेना है, जैसे NC0 खत्म, जैसे हम डिफरेंशिएशन वगैरह करते हैं ना, तो NC1 है प्लस 2 टाइम्स NC2 है, 3 टाइम्स NC3 है, n टाइम्स NCn है, ठीक है। बाइनोमियल कोफिशिएंट में डिफरेंशिएशन हुआ है, तो एक सोल्व करने का ऑप्शन होता है डिफरेंशिएशन करने का, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, n इंटू 2 का पावर n-1, याद रहेगा। इवन इन सभी का स्क्वायर है, देखो, है ना, NC1 प्लस 2 स्क्वायर इंटू NC2, 3 स्क्वायर इंटू NC3, है ना। तो ये यदि दिया हुआ है तो ये n+1 इंटू 2 का पावर n-2 होगा। तो ये सब आपको कुछ कुछ डायरेक्ट याद रखना है, जो कि हमें यूज करना होता है किसी दिए हुए क्वेश्चन में, डायरेक्ट यूज होगा बच्चों। ये सब जो है ना, एक इसके अलावा चलो व्हाइट कलर में एक और लिख लेते हैं, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, वो भी आपको, ऐसे तो और भी बहुत सारे डेटा हैं, लेकिन आपको इतने से ही पूरा का पूरा जेईई मेन एज वेल एज जेईई एडवांस के भी कुछ रेंज तक क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना, केवल डायरेक्ट यूज करने से। तो NC0 स्क्वायर प्लस NC1 स्क्वायर NC2 स्क्वायर एंड सो ऑन NCn स्क्वायर तक है ना। तो दिस इज इक्वल टू क्या होता है, 2NCn होता है। यदि एक का गैप रहेगा, जैसे NC0 इंटू NC1 प्लस NC1 इंटू NC2 एंड सो ऑन, तो 2NCn-1 हो जाता है। 2 का गैप तो 2NCn-2। तो ये सब पूरा डिटेल में कहाँ होगा, हम लोग के रेगुलर क्लासरूम में। यहाँ पर तो आपको कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स आसानी से कैसे आए वो हम बता रहे हैं, जो हमारा यहाँ पर का एक्सपीरियंस है, ठीक है। चलो अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो भाई, इस पर बेस्ड यदि हम क्वेश्चन करते हैं, द वैल्यू ऑफ s, ये पूछा गया था जेईई मेन 2017 में। इसको दो तरीके से निकाल सकते हो, या तो कोफिशिएंट बेस्ड है ना, या तो कोफिशिएंट बेस्ड है, अदरवाइज हम सीधे भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो यहां पर s जो दिया हुआ है बच्चों, हम उसको चेंज कर लेते हैं। s का मतलब क्या दिया हुआ है, 21C1
21C1 प्लस 21C2 प्लस 21C3। देखो कहीं से स्टार्ट से ये हमने ऑलरेडी क्लास में बोल रखा है कि यदि हम शुरू करते हैं तैयारी, जेई एडवांस की तैयारी शुरू करते हैं और करते 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 पास हो गए, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन यदि हम बीच में रुक जाते हैं तो बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना होता है फिर से अचीवमेंट के लिए। यदि हम बीच में रुक गए तो देखो 21C0 से या 21C1 से 21C21 तक जाते कोई टेंशन नहीं होती, 2 टू द पावर में -1 या -2 आ जाता 2 टू द पावर 21 में। लेकिन हम देखो 10 तक रुक गए, सोचना पड़ेगा, है ना। अब यहां पर है ये तो ले लिया और माइनस, है ना, माइनस क्या है 10C1। देखो ये 10C1 और 10C2 ये तो पूरा गया है तो इसका कोई टेंशन है नहीं, 10C 10 तक, क्योंकि 1 से शुरू हुआ है या 0 से, एक ही जैसा चलता है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ये वाला आपको निकाल लेना है, ठीक है। देखो अब ये यहां से यदि हम देखते हैं, यानी 10C1 प्लस 10C2 अप टू दिस दिया हुआ है, ये तो आपको पता है, मेन है ये निकालना, ठीक है, ये है निकालना क्या होगा। तो अब बच्चों अभी हमने जो फॉर्मूला डायरेक्ट आपको बताया है वो यूज कर सकते हो, है ना, एज 21C0 प्लस 21C1 21C2 अप टू 21C9 21C10 21C11 एंड सो ऑन, इस तरीके से 21C21 क्या होता है, NC0 से लेकर NCN तक क्या होता है बच्चों फॉर्मूला, 2 टू द पावर n होता है ना। तो 2 टू द पावर 21 आ गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें यहां से लेकर 21C1 से 21C10 चाहिए, ये वाला चाहिए हमें, ठीक चाहिए। 21C0 से 21C21 कितने टर्म्स हैं, 22 टर्म्स है। ये कितने टर्म्स है, ये तो 10 टर्म है, तो 10 टर्म ये है। अब जानते हो बच्चों 21C21 मतलब 21C11 NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R होता है, याद है, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R होता है, यानी 21C10 इज इक्वल टू 21C11, है ना। इसका मतलब ये वाला इसके इक्वल, ये वाला यानी यहां तक, है ना, ये इसके इक्वल हो गया। तो यदि हम इसको x मानते हैं, इसको क्या मानते हैं x, तो ये पूरा का पूरा भी आपका क्या हो गया x, समझ में आया। 21C11 इज इक्वल टू 21, यहां 21C12 इज इक्वल टू 21C9 हो जाएगा, आगे वाला और इधर वाला इक्वल होते जाएगा। ये x है, ये x है, 21C21 1 होता है, ये भी 1 होता है, तो यहां से क्या आ गया 1 प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 टू द पावर ना 2 टू द पावर 21। तो यहां से x क्या आ गया बच्चों 2 टू द पावर 20 माइनस 1 हुआ ना, 2 टाइम्स था तो 2 कॉमन ले लिए, डिवाइड कर दिया और -1 कर लिए, तो x आ गया 2 का पावर 20 माइनस 1। आसान है, तो ये x आ गया, यही हमें निकालना था। तो अब यहां पर रख देते हैं, सो s इज इक्वल टू, ये आ गया आपका 2 टू द पावर 20 माइनस 1 माइनस, ये तो जानते ही हो 2 टू द पावर 10 होता है, लेकिन 10C0 तो है नहीं, तो चलो -1 कर देंगे, ये कट गया, तो 2 टू द पावर 20 2 टू द पावर 10, दिस इज द आंसर। ये वाला आंसर ठीक लग रहा है ना। तो इस तरीके से बाइनोमियल कोफिशिएंट में जो पिछले स्लाइड में हमने लिखा था, यदि वो फॉर्मूले आपको याद है, और उम्मीद है बच्चों सबको याद होगा, है ना, यदि याद है तो डायरेक्ट वो हमने यहां पर अप्लाई किया और आंसर आपका आ गया। आसान है। चलो अब आगे इसमें देख लेते हैं, एक और होता है एप्लीकेशन वाइज। वैसे एप्लीकेशन का मतलब होता है कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, कितने से डिवाइड करें क्या रिमाइंडर आएगा, या नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स, नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स, ये सब होते हैं बच्चों।
ठीक है, यहां पर हम कोफिशिएंट वाइज उसको ले रहे हैं। ठीक है, देखो वरदान 3 में एप्लीकेशन है ना, तो बेसिकली इसमें क्या क्या आता है, इसमें क्या होता है, रिमाइंडर थ्योरम, यानी रिमाइंडर क्या बचेगा, ये है। ठीक है, नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स होंगे, क्या होंगे, रैशनल टर्म्स या इररेशनल टर्म्स या टर्म्स फ्री फ्रॉम रेडिकल्स, ये क्या होंगे, ये सब आता है। ठीक, एप्लीकेशन में। दूसरा कि सम ऑफ कोफिशिएंट क्या होता है, या कहीं कहीं पर मल्टीनोमियल को भी इसी में कर दिया जाता है या पॉलिनोमियल को भी इसी में कर दिया जाता है। तो बेसिकली ये दो जो है ये ज़्यादा इसमें यूज होते हैं, है ना। और कोफिशिएंट बेस्ड प्रॉब्लम में भी यही यूज किया जाता है, कोफिशिएंट बेस्ड, है ना, सीरीज इन्वॉल्विंग सीरीज, है ना, इन्वॉल्विंग सीरीज में हमें एप्लीकेशन यूज करना होता है बाइनोमियल का। तो ये सब बहुत यूज होता है बच्चों। जैसे सिंपल यदि हमसे पूछा जाए कि किसी बाइनोमियल में रैशनल टर्म्स कितने होंगे, मतलब बहुत सारे टर्म में से कितने टर्म्स रैशनल होंगे, या उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, है ना। जैसे एनसीईआरटी में इस पर क्या है कि एनसीईआरटी में एक पूछा गया है √2 + 1 का पावर 6, इसका ना इंटीग्रल पार्ट क्या होगा। अब इसको यदि सोल्व करोगे बच्चों तो ये 7 टर्म आएगा। √2 का पावर 1 थोड़ा सा खराब लग रहा है, √2 का पावर 3 और ज्यादा खराब लग रहा है। तो अब √2 1.414 ये सब रखोगे तो बड़ा खराब लग रहा है ना। तो उसको हटाने के लिए हम इसके कंजुगेट से ऐड कर देते हैं, जो भी करने से हट जाए, या सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, जैसा भी, है ना। तो यहां पर यदि हम लिखें √2 + 1 टू द पावर 6 है, ठीक। और दूसरा हम ले लेते हैं √2 - 1 का पावर 6, लिख सकते हैं कि नहीं। तो देखो यहां पर क्या आ रहा है, ये आ रहा है आपका 2 टाइम्स, आधा बच गया आधा कट गया, तो यहां आ गया 6c0 √2 का पावर 6 आया। ऐसा क्यों किए हैं, करने से ये एडिशन में √2 का ऑड पावर खत्म हो गया बच्चों, है ना, इस वजह से। अब 6c2 बचा √2 का पावर 4, फिर 6c4 बचा √2 का पावर 2, और फिर 6c6 बचा अकेले में, है कि नहीं। अब ये आ गया, तो देखो यहां से ये पूरा का पूरा सोल्व कर लिए, है ना। आफ्टर सोल्विंग अ लिटिल वी गेट 198। अब देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन होता है तो कंजुगेट जो दिया हुआ रहेगा, मतलब जो हम लेंगे, है ना, जैसे √2 + 1 का कंजुगेट, वैसे तो 1 - √2 होता है, पावर में 6 है तो √2 - 1 बोलो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो है ये तो 0 और 1 के बीच होगा ना, हमेशा 1 से छोटा आएगा बच्चों। तो 1 से छोटा का देखो √2 - 1 1 से छोटा है, 1 से कम का पावर 6 भी 1 से कम हो गया, यानी ये 0 पॉइंट समथिंग हो गया। इसका मतलब √2 + 1 का पावर 6 जो है क्या है, 198 - 0 to 1, 198 - 0 to 1, तो 197 पॉइंट समथिंग है ना। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, 197। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा हमें यूज करना होता है। बाकी रिमाइंडर वगैरह तो होते ही हैं, कोफिशिएंट बेस्ड क्वेश्चन इसमें कर ही सकते हो, है ना। किसी को किसी से डिवाइड कर दिया जाए, रिमाइंडर क्या होगा, तो हम उसको जिससे डिवाइड करना है उसी के फॉर्म में हम उसको लिख देंगे बच्चों, और वहां से आंसर आ जाएगा। इस साल भी जेईई मेन में आए थे। यहां पर हम जेईई मेन में जो पुराना क्वेश्चन आया हुआ है कोफिशिएंट बेस्ड, ये वाला एक कर लेते हैं, ठीक है। देखो ये दिया हुआ है, अब इसमें देखो ये एक अच्छे क्वेश्चन में है, लेकिन जेईई मेन में आया हुआ है, ये जेईई एडवांस में भी आया हुआ है, और जेईई मेन में भी एज इट इज रिपीट हुआ है। जेईई एडवांस बहुत पुराना है। अब देखो हमें कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 50 चाहिए। अब ये सीरीज जो दिया हुआ है ये तो पूरी सीरीज जीपी में है ना, तो हम पहले इसको सिंप्लीफाई कर ले, r इन जीपी, ये पूरा सीरीज जीपी में है। इस जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों, 1 + x का पावर 1000, और कॉमन रेशियो क्या है,
कॉमन रेशियो कैसे निकाल लोगे, b अपॉन ए यानी x अपॉन 1 प्लस एक्स, और नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स बताओ, 1 प्लस एक्स के पावर 1000 से 1 प्लस एक्स का पावर 0 तक चला गया, तो 1000 से 0 तो 1001 होता है ना, तो 1001 ये आ गया। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा दिस इज एस, है ना, एस ले लेते हैं, एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला जानते हो ना, सम ऑफ एन टर्म्स इन जीपी, है ना, क्या होता है फॉर्मूला, ए 1 माइनस आर का पावर एन अपॉन 1 माइनस आर सम ऑफ एन टर्म्स। एक केस तो लेते ही है ये, यदि कॉमन रेशियो का मैग्नीट्यूड 1 से कम है तो ये तो लेते ही है ना, वही लगा देते हैं यहां। तो क्या आ गया, ए का मतलब 1 प्लस एक्स का पावर 1000 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का पावर 1000 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, ठीक, ये हो जाएगा। अब यहां से आपको क्या करना है, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स का पावर 1000 1 प्लस एक्स, अच्छा ये जो पावर 1000 लिए है ये गलत हो गया ना, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स तो बच्चों हमने क्या लिया था, नंबर ऑफ टर्म्स तो हमने 1001 लिया था ना, है ना, ये देखो माइनर मिस्टेक आगे चल के मेजर और क्राइम कहलाता है ना। तो 1 प्लस एक्स का पावर 1000 एंड 1 एक्स का पावर 1000 एंड 1 अपॉन एक्स का पावर 1000 एंड 1 और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में कितना है x, यानी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, यही ना। अब देखो आ गया, ज्यादा जगह है नहीं, ज्यादा तो जगह है नहीं, तो अब क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स ये ऊपर चला गया है ना, देखो ये ऊपर चला गया, तो 1 प्लस एक्स का पावर 1000 एंड 1 हुआ, तो ये पूरा और ये पूरा कट गया है ना, ये देखो। अब हमारे पास केवल यही बचा है 1 प्लस एक्स का पावर 1000 एंड 1 माइनस एक्स का पावर 1000 एंड 1। सोचो यहां 1 कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, यहां x का पावर 1000 एंड 1 सिंगल टर्म है, 1 प्लस एक्स का पावर 1000 एंड 1 1002 टर्म है, तो उन 1002 टर्म में क्या कोफिशिएंट होगा x का पावर 50 का, तो लीनियर है, x का पावर 2 होता है तो NC2 होता है कोफिशिएंट, x का पावर 9 होगा तो NC9 होगा, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 50, है ना। तो क्या आ जाएगा 1001 C50, ये आ जाएगा आंसर, यही आ जाएगा ना। तो बहुत ही आसान, इसको जीपी में कन्वर्ट कर दिए। अब इसका दूसरा मेथड भी है बच्चों, दूसरा क्या होगा, यहां पर क्या आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 50, 1000 C50 प्लस यहां लेना है 999 C50 क्योंकि x ऑलरेडी मिला हुआ है, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट लगाएंगे, उससे भी आंसर पा लेंगे, है ना। और ये हमने पहले ही सीरीज को सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। तो बाइनोमियल थ्योरम जो है ना बच्चों बहुत ही आसान यूनिट में आता है, ओनली फॉर द पॉइंट ऑफ जेई मेन, ऐसा नहीं होता है जेई एडवांस के लिए, उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं जिसमें हमें कंसेप्ट तो नया नहीं होगा लेकिन टाइम लग जाएगा 5 से 10 मिनट, है ना, ऐसे जरूर आते हैं सब्जेक्टिव टाइप में या मैट्रिक्स मैच में या इंटीजर बेस्ड में या कंप्रहेंशन ही आ जाता है बच्चों, ठीक है। तो ये जो आज की हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास है, कॉम्प्लेक्स नंबर बोल रहे हैं, बाइनोमियल थ्योरम की क्लास है, उम्मीद है सबको समझ में आया होगा और इसी तरीके से आप कम टाइम में बहुत अच्छे कंसेप्ट के साथ अच्छे मार्क्स उठाते रहो, यानी आंसर लाते रहो और मार्क्स पाते रहो। ओके बच्चों, तब तक के लिए आज हम यहीं पर विदा बोलते हैं, हम जल्दी ही मिलेंगे फिर से दूसरे नए कंसेप्ट, दूसरे नए टॉपिक, जिससे आपका अपलिफ्टिंग इन मार्क्स जरूर होगा जेई मेन में। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, ओके, थैंक यू।